तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। और आज का सफर होने वाला है बहुत ज़्यादा लंबा, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिवीजन के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र सिक्योर्स 54 MOUs विद 15.70 लाख करोड़ रुपीस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डेवोस में होता है। और उसके अंदर जो लार्जेस्ट MOU साइन हुआ है वो हुआ था रिलायंस ग्रुप के साथ। आई एम सॉरी। तो बेसिकली जो मीटिंग हुई थी डावोस में, जो स्विट्जरलैंड के अंदर आता है, उसकी जो थीम थी वो थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज। तो ये थी सबसे पहली न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो IPS राजेश निरवान सर ने एक नया अपॉइंटमेंट ले लिया और ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इनसे पहले फॉर द टाइम बीइंग एक एडिशनल चार्ज दिया गया था SSB के चीफ अमित मोहन सर को। और उनसे पहले जो एक फुल टाइम जो चीफ थे ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के, वो थे जुल्फिकार हसन सर। तो जुल्फिकार हसन सर के बाद में मिला था SSB चीफ अमित मोहन सर को इसका चार्ज। और अब फाइनली इनके फुल टाइम जो एक हेड है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं IPS राजेश निरवान सर। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो हम बात करेंगे दिस ईयर मेक्स 128th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उन्हीं के बर्थडे पर हम मनाते रहे हैं पराक्रम दिवस। इससे पहले कि हमने जब सिविल एविएशन की बात करी थी, तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर सर की अगर बात करी जाए तो है राम मोहन नायडू सर। और अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो वो है फैज अहमद किदवई सर। अब हम आज की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है कि कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्रिटिकल मिशंस मिनरल मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की अगर बात करी जाए तो क्रिटिकल मिनरल्स होते कौन कौन से हैं? वो वाले होते हैं जो जिनकी एक तो सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते। तभी तो सप्लाई कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी और क्रिटिकल बनी जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब इंडिया के कंटेक्स में देखा जाए तो 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब अगर इस मिशन की बात करी जाए तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन जो है, इसके लिए जो आउटले जो आया है वो है 16,300 करोड़ रुपीस। इसके अलावा वी आर ऑल्सो सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर्थ रुपीज 18,000 करोड़। और इसके अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी जाए तो क्योंकि क्रिटिकल है। अब क्रिटिकल क्यों होते हैं? क्योंकि इसका सप्लाई चेन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ही रेयरली अवेलेबिलिटी होती है। उन्हीं सब चीज़ों को स्मूथन करने के लिए ये वाला मिशन लाया गया, जो कि बेसिकली किसी भी मिशन का पॉइंट होता है कि जो जिस चीज़ के लिए वो मिशन है उसको स्मूथन करा जाए, उसका जो प्रोसेस है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो इंडिया के अंदर और भी क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी। उस एक्सप्लोरेशन के लिए और भी ज़्यादा ये जो प्रोसेस उसको स्मूथन कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने के लिए खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, तो उसके लिए जो अप्रूवल होता है वो बहुत ज़्यादा लेट मिलते हैं। तो जो रेगुलेटरी स्मूथनिंग है वो भी यहाँ पर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलने चाहिए एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड लास्टली एनकरेज इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स अब्रॉड। क्योंकि कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि इंडिया में ज्योग्राफिकली पाए ना जाए, तो बाहर के देशों में एसेट्स हमें बनाने हैं। एसेट्स क्या चीज़ें होती हैं? वो चीज़ें जो हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बैंकिंग के टर्म्स में, जो हमारे डिपॉजिट्स मिलते हैं उनको हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जो हम लोन्स आगे एक्सटेंड करते हैं वो उनको हम एसेट्स बोलते हैं, क्योंकि उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली अगर आपने कोई अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका एक रेस्टोरेंट ही है, ठीक है, आपको रोटियां बनानी। अब अगर हाथ से रोटियां बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन जब आपको अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा स्केल करना है तो उसके लिए आपको एक मशीन लानी पड़ेगी जो कि रोटियां बनाती है। तो वो जो मशीन है वो आपका एसेट है, बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग योर एफर्ट्स। एट द सेम टाइम वो आपको ज़्यादा आउटपुट भी दे रहा है, तो एक एसेट है बिकॉज इट इज़ एडिंग वैल्यू टू योर प्रोडक्शन। उसी तरीके से अगर हम बाहर के देशों में एसेट्स क्रिएट कर लेंगे तो एसेट्स विल हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग क्रिटिकल मिनरल्स ओवर देयर, और फिर हम वहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी अपने इंडिया में करवा सकते हैं, जिस पर हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे अगर वो हम देते, अगर किसी से हम खरीदते तो। उसके अलावा हम बात करते हैं इंडिया की पोजीशनिंग की, तो इंडिया स्टैंड्स एट 5th इन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। और अगर बात करी जाए कि हमसे पहले कौन है, तो उसमें एक US था, रशिया था, ब्राज़ील था, वियतनाम था, एंड फिर हम आते हैं ना। अब हम बात करेंगे दूसरे मिशन के बारे में, दूसरी कैबिनेट अनाउंसमेंट के बारे में। तो कैबिनेट अप्रूव्स मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो बहुत सारे इसमें वर्ड है, एक एक करके उनको ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बेसिकली आप हम सब जानते ही हैं। जो इथेनॉल है वो हमारा उसका मोटिव क्या है? हम उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना चाहते हैं। जब इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेंगे तो उससे पहली चीज पॉल्यूशन कम होगा, दूसरी चीज
पेट्रोल जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, अगर उसको 80% हम रखेंगे, 20% को एक्सटर्नल हम सब्सटेंस उसमें ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इथेनॉल जो है वो ऐड करते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। तो दो तरीके की ऑयल से रिलेटेड कंपनीज होती है। एक जो होती है जैसे हमारे पास ओ एन डी सी, ओ एन डी सी नहीं, ओ एन जी सी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है, ओ एन जी सी। तो वो जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करता है, तो वो एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देन वी हैव भारत पेट्रोलियम, देन वी हैव इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये जो है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ये ऑयल खरीदती है, डीजल पेट्रोल वगैरह, और ये आगे हमें सेल करती है। तो ये मार्केटिंग कंपनीज है। कूल। तो बेसिकली अब दोबारा से एक बार इस लाइन को पढ़ लेते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट, कैबिनेट अप्रूव्स मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इथेनॉल बाय पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो जो पब्लिक सेक्टर की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जिसके अंदर रिलायंस टाइप की जो होती है, वो प्राइवेट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको हम इंक्लूड करेंगे, तो ये इथेनॉल को प्रोक्योर कर सके, इसलिए कैबिनेट ने अनाउंसमेंट करी है। इथेनॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए वो ये है कि C2H5OH, बिकॉज अगर पूरी स्कीम जो है यही एक केमिकल एलिमेंट के बारे में, और अगर उसका केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर ये then it is not a good thing। ये तो हमें पता ही होना चाहिए। सो इथेनॉल इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय यीस्ट। तो बेसिकली इसको प्रोसेस बताया किस किस तरीके से ये इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और तीसरी एक और इसमें जो बहुत बड़ी बेनिफिट है वो ये है कि फार्मर्स के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, बिकॉज उनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसी से ही हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसको बेसिकली शुगर से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज इथेलाइन हाइड्रेशन, उससे भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है, ये जो एक मिशन था वो लॉन्च हुआ था 2003 में, और उस टाइम 5% हम ब्लेंडिंग करते थे, और हमारा टारगेट है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हमें पेट्रोल के अंदर लाना है। और उसका टारगेट ईयर है वो है यही वाला 2025 से 2026। एक्चुअली नेक्स्ट ईयर की हम बात करेंगे, 2025 से 2026 का जो ईयर है वो है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। इससे पहले हाँ, एक चीज़ और रह गई। इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल से जो हमें एक और बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर हम अपने इंडिया में इथेनॉल को प्रोक्योर करेंगे और उसी को जब पेट्रोल के साथ ब्लेंड करेंगे तो हमें फॉरेन से नहीं मंगवाना पड़ेगा। जो फॉरेन से नहीं मंगवाएंगे तो हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है फॉरेन के ऊपर वो कम हो जाएगी, प्लस हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी हम सेव कर पाएंगे। क्योंकि जितनी बार भी हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाना पड़ता है तो हमें उनको उन्हीं की करेंसी या फिर USD में जब पेमेंट करनी होती है तो उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो यूज़ होता है, तो वो हमें यूज़ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गवर्नमेंट अप्रूव्स म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू स्ट्रेंथन MSME मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके बारे में मुझे आपसे ये बात करनी थी कि कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि जब गवर्नमेंट जो है वो गारंटी प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब है कि यार जब गवर्नमेंट ही गारंटी प्रोवाइड कर रही है तो बोरोवर को पैसे देने की ज़रूरत ही क्या है। ये वाला सिनेरियो नहीं होता है। गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी ना कि हम अगर गारंटी दे रहे हैं तो बोरोवर की तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती वापस पैसा करने की, अगर वो नहीं करेगा तो हम तो बैठे ही हैं। तो बेसिकली जब भी स्कीम आती है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि जो बोरोवर है वो पैसे देने के लायक रहे, लेकिन उसके ऊपर ये फाइनेंशियल बर्डन ना हो, वो अपने काम पर फोकस करे और वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो यूटिलाइज करे ताकि वो अपना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा पाए कि लोन तो रिपे कर ही सके, प्लस उसको और भी ज़्यादा ग्रोथ मिल सके, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में बैंकिंग का अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, 11th से 12th क्लास में आता है, तो बेसिकली उसमें बताते हैं किस तरीके से एक इंसान, अगर हम एज्यूम करें कि दुनिया में सिर्फ जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी बैंक से ही रोट होकर जा रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान ने 100 रुपये जमा करवाए थे तो बैंक अपना CRR, SLR और बाकी जो रिजर्व्स है वो मेंटेन करने के बाद मान लो 20 रुपये वो एज अ रिजर्व रख लेता है। 80 रुपीज़ जो है वो बैंक आगे लैंड करेगा। अब वो जिसको लैंड करेगा वो लैंड बोरोवर पैसा ले तो लेगा, लेकिन लेकर स्टोर कहाँ करेगा, दोबारा से अपने बैंक में स्टोर करेगा। तो अब बैंक के पास 80 रुपीज़ फिर से आ गए। अब वो 80 रुपीज़ में से फिर 20% अपने पास स्टोर कर लेगा तो 64 रुपीज़ बचेंगे। अब वो 64 रुपीज़ फिर किसी और बंदे को लैंड करेगा, जिसको लैंड करेगा वो भी अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखेगा, तो फिर से वो बैंक के पास आ गए। फिर और दोबारा 20% बचाकर वो और दोबारा लैंड कर देगा। तो स्टार्टिंग में देखा जाए एक इंसान ने 100 रुपये लैंड करे थे, बट उसके बाद कितने 100 रुपये डिपॉजिट करे थे, बट उसके बाद कितने सारे लोगों को कितने सारे पैसे लैंड करे गए। बेसिकली यही कंसेप्ट होता है जो कि बैंकिंग में देखा जाता है, ताकि लोगों के पास पैसा है जिससे वो और भी ज़्यादा ग्रो हो सके और जिससे नेशन एज अ होल ग्रो कर पाए। तो अब नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर ये स्कीम्स आ रही है तो इसमें बोरोवर को इतना ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे मिलती है। तो बेसिकली इसमें बोरोवर के लिए सिक्योरिटी नहीं मिलती, इसमें बैंक्स के लिए ये स्कीम निकाली जाती है कि आप
धड़ल्ले से लैंडिंग करो और अपना बिजनेस ग्रो करो और लोगों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो ग्रो कर पाए। अगर इन एनी केस बोरोवर नहीं रिपे कर पाता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज टेलिंग दिस टू द बैंक्स कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी विल प्रोवाइड गारंटी। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम पे कर देंगे, यू डोंट हैव टू वरी एंड वी विल गो आफ्टर द बोरोवर। तो ऐसा नहीं कि बोरोवर फ्री हो जाता है कि हाँ भाई नहीं दे पाए। पहली बात तो उसको देना चाहिए, नहीं देगा तो उसका सिविल वैसे ही खराब हो जाएगा, वो दोबारा कभी लोन नहीं ले पाएगा। तो इट्स लाइक के किलिंग द गूस। अगर एक गूस है जो कि सोने के अंडे देता है, तो अगर सोने के अंडे अगर वो दे रहे हैं गूस, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप सोने की मुर्गी वो जो गूस है या फिर जो मुर्गी है उसी को ही मार दो। अगर उसको मार दोगे तो दोबारा सोने के अंडे निकलेंगे ही नहीं। तो वही वाला कंसेप्ट है कि अगर बोरोवर टाइमली रीपे नहीं करेगा तो उसको दोबारा लोन ही नहीं मिलेगा, राइट। तो इसलिए उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो लोन टाइमली रीपे करे ताकि उसका सिबिल भी ठीक हो। बट अगर नहीं करा तो गवर्नमेंट अपने दूसरे चैनल से बोरोवर के पीछे जाएगी, उसके एसेट्स वगैरह भी जब्त करने हो तो वो भी करेगी। बट मीन वाइल बैंक का जो वर्किंग है वो खराब ना हो, इसलिए वो बैंक को गारंटी देती है कि कोई दिक्कत हो हम बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, बोरोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना ही नहीं है, ठीक है। आगे से तो अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। Government approves mutual credit guarantee scheme to strengthen MSME manufacturing sector. Loans up to 100 crore for purchase of plant and machinery equipment for guaranteed coverage, giving a boost to manufacturing sector. बेसिकली वही वाली बात आ गई, किस तरीके से हम बूस्ट करने की बात कर रहे हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि बूस्ट करे। और अगर आपने इंडिया और चाइना की अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है पहले की, लगा लो कुछ 200-300 सालों की, या फिर अगर 1950s के आसपास भी पढ़ी है क्योंकि वो हमारे इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस टाइम की अगर देखा जाए तो जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर था दोनों के बीच में, चाइना और इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि उससे पहले जो इकोनॉमी थी वो मोर और लेस ऑलमोस्ट सेम थी। बट चाइना इन्वेस्टेड मोर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाउएवर इंडिया इन्वेस्टेड मोर इन द सर्विस सेक्टर, एंड दैट इज वाई हमारा सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है और उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फायदा ये होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स अपने एक्सपोर्ट कर पाते हो। इंडिया में सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट होती है, तभी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। और ये चीज़ हमें भी पता होनी चाहिए थी, एंड दैट इज़ वाई वी आर फोकसिंग मोर ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड अभी भी देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है वो एग्रीकल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। बट अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की बात करी जाए तो वो सर्विस सेक्टर से ही आता है। तो हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो और भी ज़्यादा हमारा आगे बढ़े, और उसी के लिए ये अब 100 करोड़ रुपीज़ का लोन जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, एमएसएमई को दे रहे हैं। एमएसएमई का पॉइंट ये है कि हमें मैन्युफैक्चर करना है और उसी के अंदर ही प्लांट एंड मशीनरी और जो इक्विपमेंट है उसको परचेज करने के लिए दिया जा रहा है लोन। स्कीम ऑफर 60% गारंटीड कवरेज बाय एनसीजीटीसी। एनसीजीटीसी वो कंपनी है दैट प्रोवाइड्स द गारंटी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है एनसीजीटीसी। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फॉर एजुकेशन, और बहुत अलग अलग इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली ट्रस्ट कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टाइप के लोन को गारंटी करते हैं। तो बेसिकली scheme offers 60% guaranteed coverage by LCGTC to member lending institutions for credit facility up to 100 crore sanctioned to eligible MSMEs। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स सारे वही हो गए, अपने बैंक हो गए और MFIs हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी NBFCs हैं, क्योंकि आप देखते हो मनपुरम गोल्ड लोन हो गया या फिर मुथूट फाइनेंस हो गया, ये जो सारी NBFCs है, श्रीराम फाइनेंस, ये भी तो सारी फाइनेंसिंग कंपनीज ही हैं, तो ये इनके अंदर भी ये वाला पॉइंट आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे RBI के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में, विच इज राइजन टू 465.33 अंटिल सितंबर एंड, जो कि सेकेंड क्वार्टर हो गया लास्ट इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ही। फर्स्ट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करी जाए तो दैट वाज रिलीज इन 2021, और उसमें जो डेटा था वो 2018 से लेकर दिखाया गया था, और 2018 का जो ईयर था उसको हम 100 मानते हैं, और उसी के ही कंपैरिजन में अभी का जो सिनेरियो उसमें जो इंडेक्स है वो 465 आया है। तो आप देख सकते हैं कितना मेजर ग्रोथ हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है। तो अगर 2018 की बात करी जाए तो वो टाइम था लगभग जैसे 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था और उसके बाद से डिजिटल पेमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बट इंस्टेंटली तो डेफिनेटली हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा स्पार्क आया, बट उसके बाद ग्रेजुअली भी देखा जाए तो अब तो ऑलमोस्ट लास्ट माइल तक डिजिटल पेमेंट्स जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है उसकी बात करी जाए तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर 5 ऐसे सब पैरामीटर्स आते हैं और उनका अलग अलग वेटेज है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना डेफिनेटली चाहिए। पहला है पेमेंट इनेबलर्स। पेमेंट इनेबलर्स में आ जाते हैं आपका मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका वेटेज है 25%। देन कम्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड,
जो पीपल डिमांड करते हैं। देन कम्स पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई साइड, जो हम सप्लाई कर पा रहे हैं। देन कम्स पेमेंट परफॉर्मेंस, कितना अच्छे से पेमेंट स्मूथली परफॉर्म करी जा रही है, इसका वेटेज जो सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है 45%। एंड लास्टली कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, जो हम चीज़ें कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा हम कंज्यूमर को ध्यान में रख के कर रहे हैं। ये इसकी जो वेटेज है सबसे कम है 5%, बिकॉज लोगों को कोई चीज़ अगर दी ही ना जाए तो वो उनकी क्या ही एक्सपेक्टेशन होगी। ये जो आइडिया था कि इसको पेमेंट्स को हम इतना ज़्यादा डिजिटलाइज कर दे कि वो इतना ज़्यादा ईजिली हम उसको कैरी आउट कर सके। किसने सोचा था आज से कुछ साल पहले तक कि सिर्फ एक यूपीआई का क्यूआर कोड ही हम स्कैन करके किसी को भी इंटर बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक तो अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो वही बड़ा मुश्किल होता था। किसी को भी अगर पैसे कुछ किसी को भेजने होते थे तो उसको बैंक में जाना ही पड़ता था, उसके अकाउंट में जमा करवाना पड़ता था। नेफ्ट और आरटीजीएस के लिए भी बैंक में जाना पड़ता था, और उसमें भी नेफ्ट में आधा घंटा लग जाता है। आरटीजीएस भी आप दे दोगे तो हो सकता है उसी टाइम ना हो, कुछ टाइम बाद जो ऑफिसर है वो कर पाए। तो ये सब चीज़ों में बहुत लग आता था, और यूपीआई ने तो सब कुछ ही चेंज ही कर दिया है बिल्कुल। किसी ने सोचा नहीं था, ये किसका दिमाग था? आरबीआई का, एनपीसीआई का, इंडियन गवर्नमेंट का, टॉप ब्यूरोक्रेट्स का। तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिसिटी तो हमने उसको ध्यान में रखा ही है, लेकिन वो दिमाग तो सब उन लोगों का ही है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई ओम्बुड्समैन के बारे में। आरबीआई ओम्बुड्समैन की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो थी वो 2021 में उसको इंटीग्रेट कर दिया गया था। पहले बैंक्स के लिए एनबीएफसीज के लिए अलग अलग होते थे, इंश्योरेंस के लिए तो अभी भी अलग है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। वो फाइनेंशियल जो चीज़ है, दो चीज़ दिमाग में आ जाती है। आरबीआई के ओम्बुड्समैन स्कीम की बात करी जाए 2021 में तो ये आई थी। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये कि जो आरबीआई का चंडीगढ़ का जो कंप्लेंट्स का प्रोसेसिंग सेंटर है, वो एक सेंटर है जो कि अलग सारी लैंग्वेजेस में कंप्लेंट्स अपने पास लाता है, और उसके बाद वो ये चेक करता है कि कौन सी जो रिक्वेस्ट है वो एलिजिबल है आगे ले जाने के लिए। नहीं, क्योंकि आरबीआई के ओम्बुड्समैन के पास आप तभी अपनी रिक्वेस्ट ले जा पाते हो, अपनी कंप्लेंट ले जा सकते हो। उससे पहले आपको उस कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, बी इट बैंक और बी इट एनबीएफसी, आप उसके पास पहले जाओ, उसको कंप्लेंट करो। अगर 30 डेज़ के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, या फिर जो भी रिस्पॉन्स आता है अगर वो आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तभी आप आगे आरबीआई के पास जा सकते हो। तो अगर किसी ने डायरेक्टली आरबीआई ओम्बुड्समैन में स्कीम कोई कंप्लेंट भेज दी तो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके अलावा अगर आरबीआई के पास किसी ने कोई सजेशन भेज दी तो वो भी उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास सजेशन नहीं भेजते, उसके पास सिर्फ कंप्लेंट्स भेजते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या आएगा, आई गेस यही आएगा। तो बेसिकली अगर इस न्यूज़ के बारे में बात करी जाए तो आरबीआई ओम्बुड्समैन हैज रिजॉल्व 95% ऑफ द कंप्लेंट्स इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एज पर दिस रिपोर्ट अ टोटल ऑफ 9,34,355 कंप्लेंट्स वर लॉन्च्ड। इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी, और ये लास्ट मतलब 2023 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अराउंड 32% का इसमें जो इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इससे दो तीन चीज़ें पता चलती है। एक तो ये है कि रिसेंटली नंबर ऑफ़ फ्रॉड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, एक तो उसका रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि अच्छी भी बात है, बिकॉज नाउ पीपल आर नोइंग कि ऐसे हम कंप्लेंट कर सकते हैं और मिल भी सकता है उनको रिजोल्यूशन। क्योंकि बहुत टाइम लोगों को ये लगता है कि यार अब तो गए पैसे, तो ऐसा नहीं होता। आरबीआई के पास जाओ, आरबीआई ज़रूर रिजॉल्व करता है। अब आरबीआई के पास कंप्लेंट करने के कई सारे चैनल्स हो सकते हैं। एक तो होता है आरबीआई का ही सीएमएस होता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देन कम्स आप ईमेल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लेटर्स भेज सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीपी ग्राम्स करके पोर्टल होता है, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा पीआईबी के अंदर ही। उसके अंदर ही कंज्यूमर या फिर सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म करके होता है एक सिस्टम। आप उसके थ्रू भी कंप्लेंट कर सकते हो। बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, अगर आपको किसी से भी कोई इशू है तो आप सीपी ग्राम्स जो पोर्टल है वहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। वहाँ से फ्री आरबीआई की तरफ रूट हो जाती है। इसके अंदर और भी चीज़ें आती है, लाइक कि जो अगर डिसीजन है वो कभी कभी कंज्यूमर के फेवर में होता है, कभी कभी बैंक्स के फेवर में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आपको उसको बारे में पढ़ना तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रूव्स फाइलिंग फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस विद आरबीआई। रिसेंटली हमने देखा था कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने न्यूज़ पढ़ी थी, और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमने न्यूज़ पढ़ी थी उसके आसपास ही हमने ये पढ़ी थी कि यूनिवर्सल बैंक के लाइसेंस की बात हो सकती है, क्योंकि जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं
वो लेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें उज्जीवन हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनके भी क्राइटेरिया होते हैं कि किन क्राइटेरिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाया जाएगा। बेसिकली जब यूनिवर्सल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए थे उस टाइम ही उन्हें बोल दिया गया था कि अगर आपका आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ ईयर्स अगर इतना आपका अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, बैलेंस शीट अगर आपकी इतनी अच्छी ग्रो करती है, अगर आपने पिछले 3 सालों में लॉस नहीं करा है, तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करा जा सकता है। और उसी के लिए ही अब जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसने फाइल कर दिया कि हमें यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे दिया जाए। सो वी कैन सी अ न्यू यूनिवर्सल बैंक जिसका नाम हो सकता है उज्जीवन बैंक। अब पता नहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक हटा कर ये अगर किसी और कंपनी के साथ भी हो सकता है टाइप करे, तो वो तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है। और बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए एक आरबीआई ने कमेटी बनाई थी जिसमें फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर एम के जैन सर थे। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर्स थे और पीएफआरडीए के भी कुछ फॉर्मर एग्जीक्यूटिव्स थे। इन सब की एक टीम बनाई गई थी और जिस टीम को हेड कर रहे थे एम के जैन सर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर। तो बेसिकली यही इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन और ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर लुक आफ्टर करेंगे, लुक ओवर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान has declared 2025 as the year of community with the slogan hand to hand. इसके अलावा we have year of reforms by Ministry of Defense, then we have year of quantum science by UN and year of cooperatives by अमित शाह सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जॉर्जिया हैज बिकम मलेरिया फ्री कंट्री। अगर जॉर्जिया की बात करी जाए तो इसकी कैपिटल है तबिलिसी। टी ऐसा लग रहा था कि साइलेंट है, बट फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन चेक करी, टिबिलिसी, टबिलिसी इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। और नेक्स्ट इसकी करेंसी की बात करी जाए तो वह जॉर्जियन लारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम सीएम हैज अनाउंस दैट डिब्रूगढ़ विल बी द स्टेट सेकंड कैपिटल आफ्टर गुवाहाटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाटा स्टील हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट टू मेक हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स, हाइड्रोजन जिससे ट्रांसफर हो सके, सिंपल न्यूज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे लद्दाख टॉप खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 इन जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन आर्मी हैज रिटेन द आइस हॉकी टाइटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे दिया चिटाले मैम एंड मानुष शाह वॉन नेशनल टेबल टेनिस चैंपियंस टाइटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड, जो कि वो झांकी निकलते हैं रिपब्लिक डे की, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज वॉन द बेस्ट टैब्लो अवार्ड्स। जो उनकी टैब्लो था दैट वाज बेस्ड ऑन जनजातीय गौरव वर्ष। एंड लास्टली हम बात करेंगे द आईआईटी मद्रास विल होस्ट द फर्स्ट एवर एशिया एडिशन ऑफ द ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन फ्रॉम Feb 21 टू Feb 25। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हाइपरलूप की हम बात करते हैं, ये बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कि हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि कब आएगी इंडिया के अंदर। बेसिकली हाइपरलूप आपने भी शायद सुना ही होगा, जिसमें अगर कोई ट्रेन है अगर वो ट्रैवल कर रही है तो वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहेगी, तो हाइपरलूप में होगी जिसमें बीच में थोड़ा गैप होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसका एक हाइपरलूप कॉम्पिटिशन होगा, इसी के अंदर ही नए नए इनोवेशंस निकल कर आएंगे और देखा जाएगा किस तरीके से हम इसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद IITM प्रवर्तक and SAE India and supported by Ministry of Railways. This will demonstrate revolutionary hyperloop technology at a global level. So that was all from my side. Apart from that, do let me know if there's anything that you would like to add to these news, और अगर आपको कुछ और भी अगर बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में आप मिल सकते हैं। अदरवाइज मेरे को आप द कूल स्कूल और टेलीग्राम पे भी मिल सकते हैं, और वहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं आपको बहुत सारे अमेजिंग लोग मिलेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे भी। अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर आप ऑलरेडी एक वेटरन हो तो आप वहाँ पर आके क्विज़ अपनी क्विज़ के थ्रू अपनी करंट अफेयर्स और इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग के पजल्स वहाँ पे डेली मिलते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, और बहुत अच्छे लेवल के पैराजम्बल्स भी मिलते हैं। तो आपको एक बहुत ज़्यादा एक इंक्लूसिव वहाँ पर तैयारी का स्कोप है। अदरवाइज तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप देख ही सकते हैं, डेफिनेटली आपको पसंद तो आएगा ही। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई टेक योर लीव एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। बाय बाय।